इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा मानेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो हमको पे करना पड़ता है अगर हम सिक्योरिटी बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो वो आपका टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता। नेक्स्ट है ऑफिस का एक्सपेंसेस, ये भी क्या होगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। उसके बाद है आपका बैलेंस एट बैंक, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 8th पॉइंट है आपका सेल ऑफ मशीन बाय अ डीलर ऑफ मशीन। नॉर्मली आपको सेल ऑफ मशीन क्या लगता कि मशीन तो आपके फिक्स एसेट होते हैं और फिक्स एसेट खरीदना या बेचना आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनता, पर यहाँ पर मशीन बेच कौन रहा है, जिसका काम ही यही है मशीन को बेचना, जो डीलर है मशीन का, मशीन खरीद कर बेचता है, ट्रेडिंग कंसर्न वाला है, तो ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। 9th पॉइंट है डिबेंचर्स आपने इशू किया, तो ये क्या होगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड आपने पे किया, दैट इज़ आपने शेयर इशू किए होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आया होगा और अब आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। ट्रेड पेबल को आप पेमेंट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि उसको पे नहीं। ट्रेड पेबल के अंदर में कौन कौन लोग आ जाते हैं आपके क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स, तो इनको आप पेमेंट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आप मशीन खरीद रहे हैं तो एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया, तो हमने देखा था इनकम टैक्स पे करते हैं तो वो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो सपोज़ आपको रिफंड आ जाता है, आपने ज़्यादा पेमेंट कर दी, आपका टैक्स असेस कम हुआ, इन दैट केस आपको रिफंड मिलता है। तो टैक्स पेमेंट और टैक्स असेसमेंट दो अलग चीज़ होती है। असेसमेंट मतलब होता है डिटरमिन करना कि एक्चुअल में आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, पर हमें कई बार एडवांस टैक्स पे करने होते हैं तो कई बार हम एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर देते हैं और टैक्स असेसमेंट जो है हमारा कम होता है। इन दैट केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको रिफंड इशू करता है। तो यहाँ पर जब इनकम टैक्स पेड आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो इनकम टैक्स रिफंड भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। आप जो हैं शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो शेयर इशू कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो आ रहा है। आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। आप पेटेंट बेच रहे हैं तो पेटेंट एसेट होता है आपका, तो एसेट चाहे आप खरीद रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनता है। आप मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं तो ये बात हमने पढ़ी थी, ये तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है, तो इसको जो है तीनों एक्टिविटी में नहीं बल्कि कैश और कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। आप गुडविल परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटेंजिबल एसेट है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कराया है आपने बैंक में, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कराया है, कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है आपका। आपने सिक्योरिटी परचेज की है और इस बार मेंशन कर दिया है कि नॉन मार्केटेबल है, दैट इज़ ये क्या हिंट कर रहा है कि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना इज़ लाइक आपने इन्वेस्टमेंट की है और ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। और देन है आपका कैश रिसीव हुआ आपको डेटर से, तो डेटर से आपको पैसे मिले या ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिले, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। तो ये इलस्ट्रेशन 8 था जो भी काफ़ी अच्छा था। इसमें हमने 20 ट्रांजैक्शन को अलग अलग क्लासीफाई किया 4 हेड्स में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में एंड कैश इक्विवेलेंट में। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन 9। ये एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, फिर इसके बचे हुए 1-2 क्वेश्चन जो है आप होमवर्क में कर सकते हैं। सो इलस्ट्रेशन 9 में भी हमको आइडेंटिफाई करना है और सेम है चारों हेड्स में। तो पहला है इसमें आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस, तो हमने पढ़ा था आज मॉर्निंग में ही, सैटरडे मॉर्निंग में, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है आपका उसमें आपके ऑफिस के एक्सपेंस भी आ जाते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस भी आ जाते हैं और फैक्ट्री के एक्सपेंस भी आ जाते हैं। तो सिमिलरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी ये सब कुछ कवर हो जाता है। गुड्स बनाने से लेकर गुड्स बेचने तक जो भी खर्चे इनकर होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होते हैं। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट खरीदना ये आपका
सिंपली है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। आप ट्रेड रिसीवेबल से आपको कैश रिसीव हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बायबैक किया है आपने इक्विटी शेयर का, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को आप रीपे कर रहे हैं, तो ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो हो जाएगा। रीपेमेंट कर रहे हैं आप लॉन्ग टर्म लोन का, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है। कमीशन आपको रिसीव हुआ, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इनकर हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है। डिबेंचर को आप रिडीम कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है। मार्केटेबल सिक्योरिटी आप बेच रहे हैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को तो हम क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटी में नहीं बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर हो जाएगी। और आखिरी है यहाँ पर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सीसी, और हमने देखा था ये जो है आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनता है। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क में कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 11 में आपको पहचानना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 12 में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहचानना है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए भी और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज पे भी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको भी होमवर्क के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इलस्ट्रेशन 10, 11 एंड 12 ये 3 इलस्ट्रेशन होमवर्क करके आएंगे। और इसके अलावा आज की क्लास में या अब तक CFS की जो 3 क्लास हमारी हो गई, आज की इस क्लास को इंक्लूड करते हुए आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।